मैंने रिसेंटली अपनी कम्युनिटी में सवाल पूछा था कि वो यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए कौन सा तरीका चूज करेंगे। आई वाज शॉक्ड कि जिन ऑप्शंस को मैक्सिमम वोट मिले वो एक्चुअली सबसे ज्यादा इनफिशिएंट और एरर प्रोन है। आज के इस वॉलेटाइल माहौल में जब लोग जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी से डर करके डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, तो ऐसे में अक्सर लोग या तो गलत टूल्स चुन रहे हैं या उन टूल्स के पीछे की कॉम्प्लिकेशन को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक वीडियो बनाऊं जहां पर मैं अपना 5 लाख का कॉर्पस कहाँ इन्वेस्ट करने वाला हूँ, कैसे इन्वेस्ट करने वाला हूँ और उसके पीछे मेरी एग्जैक्ट सोच क्या है, ये सब डिटेल्स में शेयर करूँ। अगर आप यूएस इन्वेस्टिंग शुरू करने की सोच रहे हैं या फिर ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्थ चेक की तरह है। कहीं आप भी तो वो गलतियां नहीं कर रहे हैं जो अक्सर लोग कर रहे हैं। हेलो जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अमित उपाध्याय और मैंने एक लंबे कॉर्पोरेट करियर के बाद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव की है और मैं अपने वीडियोस के थ्रू अपनी लर्निंग आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैं अपने वीडियोस बहुत ऑनेस्टी और डीप रिसर्च से बनाता हूं और मेरा इंटेंशन है कि मेरी ये लर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। यूट्यूब उन्हीं वीडियोस को प्रमोट करता है जिन्हें लोग लाइक या शेयर करते हैं या उनका सब्सक्राइबर काउंट बहुत ज़्यादा होता है। मैं क्वांटिटी बढ़ाने के लिए अपनी रिसर्च क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करना चाहता, इसलिए मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि मेरा कंटेंट वैल्यूएबल है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एटलीस्ट एक ऐसे इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसे यूएस इन्वेस्टिंग की सही समझ की ज़रूरत है। आपका ये स्मॉल स्टेप मेरी मेहनत को सही लोगों तक पहुंचाने में बहुत हेल्प करेगा। अब चलिए सीधे टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले मैं अपनी यूएस इन्वेस्टिंग के गोल के बारे में बताता हूं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, मैं अपने पोर्टफोलियो में यूएस इक्विटी एक्सपोजर 6% पे ले जाना चाहता हूं। वाइल उसके लिए स्टेप ले रहा हूं, इस करंट वोलेटाइल सिचुएशन में मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लग रही है। मैं 5 लाख रुपए बैड म्यूचुअल फंड और शेयर्स को सेल करके इकट्ठे किए हैं और उसी को अभी इन्वेस्ट करना चाहता हूं। ये पोर्टफोलियो क्लीनअप मैंने कैसे किया, उससे क्या बेनिफिट मिला है, उसको आप मेरे इस वीडियो में देख सकते हैं। मेरा पर्पस ग्लोबल इन्वेस्टिंग का सिर्फ एक सिंपल सा है। मैं ग्लोबल टेक स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहता हूं। मैं यूएस की इकोनॉमी नहीं समझता, चाइना भी मेरी समझ के बाहर है, पर एक बात मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि फ्यूचर ग्रोथ टेक में है और वो कंपनीज जो टेक का फ्यूचर डिफाइन कर रही हैं वो सभी यूएस में हैं। वाइल कंसर्न रहे हैं कि नैस्डैक, जिसमें कि यूएस की मेजर टेक कंपनीज लिस्टेड हैं, वो एक्सपेंसिव हो गया है, बट मैं मानता हूं कि अब भी वहां अपॉर्चुनिटी है और करंट वॉलेटिलिटी देखते हुए मुझे वैल्यू बाय भी मिल सकते हैं। मैं सिर्फ टॉप 100 नैस्डैक कंपनी में ही नहीं बल्कि उसके पीछे के इंफ्रास्ट्रक्चर को पावर करने वाले सेमीकंडक्टर कंपनीज में भी इन्वेस्ट करना चाहता हूं। इसके अलावा मैं कुछ टॉप 5 टेक कंपनीज में डायरेक्ट स्टॉक का एक्सपोजर भी लेना चाहता हूं, जिससे कि मैं अपने एक्सपोजर को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकूं। तो मेरी ओवरऑल स्ट्रेटेजी कुछ इस तरह से रहेगी। 60% नैस्डैक 100 में, विच इज अराउंड 3 लाख रुपीज, ये मेरा मेन बेट है। 20% सेमीकंडक्टर ईटीएफ में, जो कि लगभग 1 लाख होगा। यहां मैं, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये ईटीएफ का नास्डैक से ओवरलैप कम हो। 20% डायरेक्ट स्टॉक में, जो कि लगभग 1 लाख होगा। यहाँ नास्डैक से ओवरलैप होगा, बट इसलिए इससे मुझे थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी और मैं इन स्टॉक में इंडिविजुअली एक्सपोजर इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता हूँ। अब देखते हैं ये स्ट्रैटेजी मैं कैसे इंप्लीमेंट करने वाला हूँ। अगर आपने मेरा पिछला यूएस स्टॉक इन्वेस्टिंग का वीडियो देखा है तो टोटल 4 मेथड हैं यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए। पहला है इंडियन म्यूचुअल फंड, जो कि यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करता है। दूसरा है इंडियन ईटीएफ, जो यूएस इंडेक्सेस में इन्वेस्ट करता है। तीसरा है डायरेक्ट यूएस स्टॉक्स और ईटीएफ थ्रू प्लेटफॉर्म लाइक आईएनडी मनी और इंटरैक्टिव ब्रोकर्स। और फोर्थ है गिफ्ट सिटी फंड्स, जो कि एक नया और स्पेशल मेथड है यूएस में इन्वेस्ट करने का। सबसे पहले म्यूचुअल फंड को देखते हैं। 1000 लोगों के वोट में 53% लोगों ने इस ऑप्शन को चुना है, तो इसे ठीक से समझना जरूरी है। तो यहाँ म्यूचुअल फंड फाइंड आउट करने के लिए हम मॉर्निंग स्टार वेबसाइट पे जाते हैं। यहाँ पर बाकी सब पैरामीटर के साथ अगर मॉर्निंग स्टार की कैटेगरी में ग्लोबल अदर चूज करते हैं तो आपको यहाँ पर ये 60 म्यूचुअल फंड्स मिलेंगे जो कि ग्लोबल इन्वेस्टिंग करते हैं। यहाँ ये क्लासिफिकेशन समझने में थोड़ा डिफिकल्ट है कि इनमें कौन सा फंड यूएस स्पेसिफिक है और वहां भी नैस्डैक 100 पे फोकस करता भी है या नहीं। तो ऐसे में मैं चैट जीपीटी से थोड़ा सा हेल्प लेकर के इस लिस्ट को एनरिच किया, तो आई कैन सी दैट यहाँ टोटल 19 फंड है जो यूएस स्पेसिफिक है, बट सारे फंड टेक्नोलॉजी फोकस नहीं है। मैंने इन फंड्स का बेंचमार्क प्लॉट किया तो आउट ऑफ 19 फंड सिर्फ 7 ही ऐसे फंड है जो टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक है। उसमें से एक फंड एडलवाइस यूएस टेक्नोलॉजी फंड, जो बेंचमार्क में नैस्डैक 100 को फॉलो नहीं करता है बल्कि रसेल 1000 टेक को फॉलो करता है।
इस फंड के बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं। शायद अभी तक ये सब कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, तो आगे एक बड़ी कॉम्प्लिकेशन है। ये सारे फंड्स गवर्नमेंट की $7 बिलियन की लिमिट से गवर्नड होते हैं। मींस अगर सारे फंड मिला करके $7 बिलियन की लिमिट को टच कर देते हैं या इंडिविजुअल फंड हाउस की $1 बिलियन की लिमिट अचीव कर लेते हैं, तो यहाँ फर्दर इन्वेस्टमेंट बंद हो जाता है। ये लिमिट कई बार हिट हो चुकी है और ऐसे में फंड फर्दर इन्वेस्टमेंट बंद कर देते हैं। वही सिचुएशन आज भी है। आउट ऑफ दी 7 फंड 6 फंड्स आर कंप्लीटली क्लोज्ड। एडलवाइस का फंड अभी एसआईपी के लिए ओपन है, बट वो भी पता नहीं किस दिन बंद हो जाएगा। लास्ट वीक तक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का नैस्डैक 100 फंड ओपन था। मैंने 50,000 रुपए इन्वेस्ट भी किए थे, बट इस बीच फंड क्लोज हो गया और मेरे पैसे इन प्रोसेस स्टेट में पिछले 5 दिन से अटके हैं। अभी मैं फॉलो अप कर रहा हूं इन पैसों को वापस लेने के लिए। तो आउट ऑफ 7 टेक फंड्स 6 फंड तो रूल आउट हो गए। तो मैंने सोचा एडलवाइस यूएस टेक फंड को थोड़ा सा डीप में समझ करके देखते हैं। तो समझ में आया कि वाइल ये टेक फंड है, इसमें 2 टाइप ऑफ कंपनीज टू टोटली एक्सक्लूडेड है। पहली कंपनी लाइक अमेजॉन, टेस्ला, एयरबीएनबी, क्योंकि इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन के हिसाब से ये टेक ना होकर के रिटेल, ऑटोमोबाइल या ट्रैवल कंपनीज हैं। दूसरा वो कंपनीज जो यूएस हेडक्वार्टर्स नहीं है, लाइक एएसएमएल, एआरएम और एल्टेसियन, ये कंपनीज के हेडक्वार्टर यूएस के बाहर है। सो ये भी रसल 1000 में नहीं होंगी। वहीं नास्डैक इन दोनों ही तरीके की कंपनियों को कवर करता है। तो रसल 1000 टेक के फंड्स लाइक एडलवाइस यूएस टेक फंड तो मेरी नीड को फुलफिल नहीं करते। सो कमिंग बैक टू दिस ऑप्शन ऑफ म्यूचुअल फंड, वाइल ये सबसे सिंपल है, आप इसमें बिना किसी झंझट के एसआईपी कर सकते हैं, बट ये बहुत ही अनरिलायबल है। बाय द टाइम वीडियो रिलीज होगा शायद हो सकता है कुछ फंड ओपन या क्लोज हो जाएं। एंड में अगर कंक्लूजन में देखेंगे तो मैं अपने नैस्डैक 100 के इन्वेस्टमेंट के लिए म्यूचुअल फंड राउट तो नहीं चुन सकता। तो अगर आप म्यूचुअल फंड के रास्ते से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कॉन्स्टेंटली ट्रैक कीजिए कि कौन सा फंड ओपन है और कौन सा नहीं। उसकी रिलायबल इंफॉर्मेशन एएमसी की वेबसाइट पर ही मिलेगी। म्यूचुअल फंड एप्स में फंड ओपन दिख सकते हैं, बट मेरी जैसी सिचुएशन ना हो, इसलिए एएमसी की वेबसाइट को ही चेक कीजिए। हो सकता है एएमसी फंड एक्सेप्ट ही ना कर रहा हो। फंड फाइनलाइज करने से पहले उसके बेंचमार्क इंडेक्स को जरूर चेक कीजिए। फंड के नाम पर कभी भी मत जाइए। यूएस, इनोवेशन, टेक फंड, ये सब कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। बेंचमार्क ही आपको ये बात बताएगा कि फंड जेनेरिक फंड है या नैस्डैक स्पेसिफिक फंड है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सिर्फ इन यूएस टेक फंड पर रिलाय मत कीजिए, यहां अनप्रिडिक्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है। अब आते हैं यूएस बेस्ड इंडियन ईटीएफ पे। ये लोगों की सेकंड बेस्ट चॉइस थी और 21% लोगों ने इसे चूज किया था। ये ऑप्शन थोड़े एडवांस इन्वेस्टर्स में काफी पॉपुलर है, तो इसे डिटेल में देखते हैं। यहाँ ईटीएफ की लिस्ट निकालने के लिए म्यूचुअल फंड में जाकर के अगर हम रैंक ईटीएफ चूज़ करते हैं और यहाँ पर एज अ कैटेगरी के अंदर हम ग्लोबल अदर्स चूज़ करते हैं तो हमें ये 6 ईटीएफ मिलेंगे। यहाँ पर आप हर एक ईटीएफ के लिए एक और कैटेगरी देखेंगे जो कि आईएनआर में है। आप इसे कम्प्लीटली इग्नोर कर सकते हैं, ये एक एक्स्ट्रा फंड जनरेट होता है। अगर आप ईटीएफ के बारे में नहीं जानते हैं तो ईटीएफ एक तरीके का बकेट है जो किसी इंडेक्स को फॉलो करता है। यहाँ मैंने इन 6 ईटीएफ के बेंचमार्क को लिस्ट किया है, तो आई कैन सी दैट सिर्फ 3 ही ऐसे ईटीएफ हैं जो कि टेक फोकस्ड हैं। मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100, मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक Q50 जो कि नैस्डैक की नेक्स्ट 50 कंपनी का इंडेक्स है, और मिराई एसेट का फैंग प्लस ईटीएफ। फैंग प्लस टॉप 10 यूएस टेक कंपनीज का इंडेक्स है। इसमें गूगल, मेटा, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी सभी बड़ी कंपनियां हैं, तो ये काफ़ी पॉपुलर भी है। तो ये तीनों ईटीएफ तो मेरी नीड में परफेक्टली फिट बैठते हैं। तो ये मेथड भी इतना सिंपल तो नहीं होगा। जैसे कि हमने पहले देखा कि ओवरऑल इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड के लिए कंबाइंड लिमिट $7 बिलियन की है, वैसे ही ईटीएफ के लिए भी कंबाइंड लिमिट $1 बिलियन की है और वो लिमिट भी अचीव हो गई है। बट ईटीएफ आप फिर भी खरीद सकते हैं क्योंकि इनकी ट्रेडिंग होती है। ये एक तरीके से एक क्रिकेट मैच के टिकट जैसा है। सीट्स तो लिमिटेड हैं, बट आप कभी भी किसी को थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा दे करके सीट अपने हाथ में ले सकते हैं। मीन्स चाहे फंड नई यूनिट नहीं भी बना रहे हैं तो ट्रेडिंग चलती रहती है। टिकट के लिए तो ठीक है, बट ईटीएफ की फेयर वैल्यू क्या है ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए मेथड है INAV। NAV करंट मार्केट प्राइस को बताती है जो कि आप स्टॉक ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे देखते हैं, बट INAV उसकी रियल प्राइस को बताती है। इस डिफरेंस को प्रीमियम बोलते हैं। स्लाइड प्रीमियम थोड़ा एक्सेप्टेबल है, बट अगर ये 5, 10, 15, 20% है तो ये काफी रिस्की है। आप 10% ग्रोथ के लिए कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं और अगर 10% प्रीमियम में ही दे दिया तो ग्रोथ आपको कैसे मिलेगी? इसको चेक करना थोड़ा सा ट्रिकी भी है। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं।
सबसे पहले मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ETF की प्राइस देखते हैं। आज वो लगभग 218 के करीब है। इसकी रियल वैल्यू समझनी है तो हमें मोतीलाल ओसवाल ETF की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा और INAV चेक करना पड़ेगा। इंटरेस्टिंगली इस केस के अंदर ये भी 218 के अराउंड ही है। इट मींस यहाँ कोई प्रीमियम नहीं है, तो ये आपको फेयर वैल्यू पे मिल रहा है। मोस्टली ये अभी के थोड़े मार्केट सेल ऑफ की वजह से हुआ है, तो मेरा काम यहाँ पे बन गया है और मैं अपना नैस्डैक 100 का इन्वेस्टमेंट तो यहीं से कर सकता हूँ। ये प्रीमियम अगर मैं मिराई एसेट के ETF के लिए देखता हूँ तो ये 20% प्लस है। वाइल ये अच्छा ETF है, बट अभी तो इसमें गलती से भी इन्वेस्ट मत कीजिएगा। सो यहाँ मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100 ETF मेरी फर्स्ट नीड के लिए परफेक्ट है और मैं 3 लाख रुपीज वहीं पे डालने वाला हूँ। यहाँ मैं एक बार में नहीं डालूंगा, मैं ऑलरेडी 1.5 लाख इन्वेस्ट कर चुका हूँ और रिमेनिंग 1.5 लाख आने वाले दिनों में करूंगा। प्लीज ध्यान रखिए कि अगर आप भी यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो प्रीमियम जरूर चेक कीजिएगा। ये बहुत ज्यादा और बहुत तेजी से फ्लक्चुएट होता है। सो INAV और NAV का फर्क देखने के बाद ही इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा, अदरवाइज मेजर मिस्टेक हो सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि इन लिमिटेड ETF में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट पॉसिबल हो सकता है, बट ये कवरेज इनकी बहुत ही ज्यादा कम है और प्रीमियम का इशू बहुत कॉमन है। अब इंडियन ETF से मेरा नैस्डैक 100 का ऑब्जेक्टिव तो अचीव हो गया, बट अभी भी सेमीकंडक्टर और इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए मेरे पास ऑप्शन नहीं है। तो इसके लिए आते हैं थर्ड चॉइस पर, जिसे कि 17% लोगों ने चुना है, और ये मेथड है बाइंग US स्टॉक्स एंड ETF थ्रू ब्रोकर्स। बेसिकली इस मेथड में हम US स्टॉक डायरेक्टली खरीदते हैं, यहाँ कोई म्यूचुअल फंड या इंडियन ETF इन्वॉल्व नहीं होता, तो ये $7 बिलियन वाली लिमिट का इशू नहीं होता। आपका पोर्टफोलियो एक US ब्रोकर के पास रहता है और इस पूरे प्रोसेस को फैसिलिटेट करने के लिए इंडिया में कुछ एप्स हैं, उनमें से IND मनी एक है जो मैं पर्सनली भी यूज करता हूं। वैसे इसके लिए IND मनी, वेस्टेड, इंटरैक्टिव ब्रोकर, इंडिया INX GA जैसे कई प्लेटफॉर्म हैं और मैंने इन सब का कंपैरिजन भी किया था अपने एक पिछले वीडियो में, आप चाहे तो उसे चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने पूरा बाइंग से लेकर के सेलिंग का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप कवर किया था। आप चाहे तो इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके अपना क्लैरिटी के साथ अपना खुद का इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ IND मनी के थ्रू आप अपने पैसे US वॉलेट में ट्रांसफर करते हैं, फिर उसे US स्टॉक या ETF में यूज करते हैं और सेम प्लेटफॉर्म के थ्रू ही आप उसे बेच भी सकते हैं। अभी भी मेरी 2 रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुई है। फर्स्ट सेमीकंडक्टर ETF और सेकंड है टॉप 5 US टेक स्टॉक्स। सेमीकंडक्टर स्टॉक के लिए सबसे पॉपुलर US ETF है वेनेक का सेमीकंडक्टर ETF, जिसका कोड है SMH। इस ETF के थ्रू मैं एनवीडिया, TSMC, ब्रॉडकॉम जैसी हाई ग्रोथ कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर सकता हूं। इसका ओवरलैप नैस्डैक 100 से 18% का ही है, तो ये काफी अच्छी चॉइस है। सेमीकंडक्टर स्टॉक्स ने रिसेंटली बहुत रनअप दिया है, बट ये एक्साइटमेंट थोड़ा सा सेटल हुआ है, तो ये एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है। तो मैं अपना 20% अमाउंट मींस 1 लाख रुपीज SMH ETF के थ्रू इन्वेस्ट करूंगा। बचे 1 लाख को मैं सेम मेथड के थ्रू एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, अल्फाबेट, मेटा प्लेटफॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। जब आप स्टॉक या ETF डायरेक्टली खरीदते हैं तो इसके कुछ फायदे और नुकसान हैं। मेन बेनिफिट देखें तो आप सर्टेनिटी से कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, इवन SIP भी पॉसिबल है। यहाँ इन्वेस्टमेंट डॉलर में होता है तो रुपी डिप्रिसिएशन का बेनिफिट सीधे मिलता है। फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग है तो एक छोटे अमाउंट के साथ भी शुरू कर सकते हैं, और सबसे बड़ी चीज कि आपके पास इंटायर ग्लोबल मार्केट ओपन हो जाता है इन्वेस्ट करने के लिए। यहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेशन भी है, आप कुछ पैसे करेंसी कन्वर्जन में लूज करते हैं, टैक्स फाइलिंग वर्क थोड़ा बढ़ता है, वाइल एप्स ऑटोमेटेड टैक्स डॉक्यूमेंट में हेल्प करती हैं, बट फिर भी एक्स्ट्रा रेगुलेशन को फॉलो ही करना पड़ता है। और ये प्रोसेस म्यूचुअल फंड या ETF में इन्वेस्ट करने से थोड़ा सा लंबा होता है, बट व्हेन आई नो द बेनिफिट आई एम ओके विद दिस प्रोसेस। इसको डिटेल में समझने के लिए आप मेरा ये पिछला वीडियो देख सकते हैं, या आप काफी हेल्पफुल होगा। अब आते हैं लास्ट मेथड पर, जिसे 10% लोगों ने सेलेक्ट किया है। ये मेथड है गिफ्ट सिटी फंड। इस पे डिस्कशन काफी हो रहे हैं, पर क्लैरिटी और सिंप्लिसिटी अभी भी मिसिंग है। गिफ्ट सिटी को आप ऐसे समझ सकते हैं कि इंडिया में ही एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक जोन बनाया है। टेक्निकली ये गुजरात में है, लेकिन फाइनेंशियल रूल के हिसाब से ये एक फॉरेन टेरिटरी की तरह से बिहेव करता है। इसका सबसे बड़ा पर्पस ये था कि जो काम पहले सिंगापुर या दुबई से होता है वो अब इंडिया से हो सके। पिछले कुछ महीनों में यहाँ पर कुछ नए ग्लोबल इक्विटी फंड भी लॉन्च हुए हैं। इसमें सबसे बड़ा अट्रैक्शन है कि यहाँ पर $7 बिलियन की जो RBI की लिमिट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, वो यहाँ पर नहीं है। टोटल यहाँ पर 4 फंड्स हैं, पराग पारेख S&P 500, पराग पारेख नैस्डैक 100, DSP ग्लोबल इक्विटी और एडलवाइस का ग्रेट चाइना
इक्विटी फंड। यहाँ पराग पारेख नैस्डैक 100 फंड मेरी नीड को कंप्लीटली फुलफिल कर रहा है। तो सही बताऊं तो ये मेरे लिए काफी एक्साइटिंग ऑप्शन भी था, बट यहाँ पर कुछ इश्यूज हैं। पहला ये कि यहाँ मिनिमम अमाउंट $5000 का है। इट मींस मुझे ये पैसे एक लमसम में इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, तो मेरे पास स्टैगर करके इन्वेस्ट करने का तो ऑप्शन ही चला जाता है। दूसरा कि अभी प्रोसेस पूरा ऑफलाइन है और पेपर बेस्ड है। मेरे लिए सही बताऊं तो ये बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था। वहीं आज हम AI पूरी दुनिया को बदल देगा ये सब बातें कर रहे हैं, वहीं पर ये एक फंड है जो कि 20 साल पुराने मेथड से इन्वेस्ट कर रहा है। ये गैप मुझे ऑनेस्टली काफी कंफर्ट नहीं दे रहा है। और तीसरा, यहाँ NAV इमीडिएटली अप्लाई नहीं होती है, कुछ दिन का टाइम लगता है और वो भी कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं है, तो मैं मार्केट ड्रॉप्स को तो परफेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकता। फोर्थ और लास्ट प्रॉब्लम है टैक्स रिलेटेड। ये फंड के अंदर का टैक्सेशन सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं उसकी क्लैरिटी हुए बिना इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। ऑल इन ऑल गिफ्ट सिटी फंड अभी भी मुझे फुली प्रिपेयर्ड नहीं लग रहे हैं और यहाँ मैं इन्वेस्ट करने से पहले कुछ समय और वेट करना चाहूंगा। अगर आप मुझसे गिफ्ट सिटी फंड पर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स में गिफ्ट सिटी जरूर लिखेगा, तो मैं फिर उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो समराइज करें तो इंडियन म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट तो नहीं किया जा सकता है, बिकॉज वहां मोस्ट ऑफ द फंड्स बंद है। मैं रैंडम फंड्स में तो इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। इंडियन नैस्डैक ETF में मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ETF मुझे नैस्डैक इन्वेस्टिंग के लिए काफी ठीक लगा है। सो 50% कॉर्पस में वहीं से इन्वेस्ट कर रहा हूं। अगर आप भी वहां इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो प्रीमियम जरूर चेक कीजिएगा, वरना गलती हो सकती है। सेमीकंडक्टर ETF SMH के लिए मैं डायरेक्टली इंड मनी से US ETF लूंगा और 20% कॉर्पस वहां पर इन्वेस्ट करूंगा। रिमेनिंग 20% कॉर्पस मैं टॉप 5 टेक कंपनीज में अगेन डायरेक्ट प्लेटफॉर्म के थ्रू करूंगा। प्लीज अंडरस्टैंड, ये मेरा पोर्टफोलियो है जो मेरी रिस्क प्रोफाइल के बेसिस पे है। आप बिना सोचे मेरे इन्वेस्टमेंट को डायरेक्टली कॉपी मत कीजिएगा, अपना एनालिसिस खुद कीजिए। और ये ध्यान रखिए कि करंट सिचुएशन वॉलेटाइल है और फ्यूचर कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, तो ऐसा हो सकता है कि आगे चलकर सिग्निफिकेंट डाउनसाइड भी पॉसिबल है। सो इन्वेस्ट केयरफुली एंड इन स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कीजिएगा, तो आगे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।